नमस्कार, कैसे हैं और तैयारी कैसी चल रही है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर तैयारी को लेकर के कुछ समस्या आ रही हो तो वो भी कमेंट करें, चाहे वो हमारे एलटी वाले बच्चे हों या यूपीपीसीएस मेंस वाले बच्चे हों। ये जो प्रोग्राम है इधर, चूँकि मेंस में मैंने पीछे बहुत क्वेश्चन कराया है, तो यूपीपीसीएस वाले हमारे बच्चे ये ना सोचें कि सर हमको छोड़ दिए। देखिए, संस्थान पूरी तरीके से आपके लिए ही डिवोटेड है। कारण ये कि हमारी शुरुआत ही मेंस आंसर राइटिंग से हुई थी और वो रहेगी, वो हमारा ड्रीम है। साथ ही साथ चूँकि एलटी वाला जो सिलेबस देखा गया, जो पैटर्न देखा गया, तो ये हुआ कि और कुछ हमारे जो अपने बच्चे थे जो मेंस में लिखे थे, उनकी डिमांड थी सर हमारे एलटी को लेकर भी प्रोग्राम चलाइए। तो ऐसे में चल रहा है। तो दोनों बच्चे जो है वो बराबर स्नेह के भागीदार हैं, ये मत सोचिएगा। और इधर थोड़ा सा वीडियो हम एलटी को लेके बना रहे हैं। कारण ये है कि एलटी वाले बच्चों को अभी कुछ हम दे नहीं पाए हैं। भाई 2-4-6 वीडियो ही गया है पीछे, तो 2-4-6 वीडियो और बनाएंगे ताकि उनको भी एक सहज आइडिया लग जाए कि कैसे भूमिका लिखनी, कैसे निष्कर्ष लिखना है या कैसे बीच का पार्ट लिखना है। बाकी पीसीएस की चीज़ें तो हमारी अनवरत जारी हैं। 7 तारीख से नया बैच स्टार्ट ही हुआ है। आप लोग यदि अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन करें। और एलटी का भी बैच हमारा 7 अप्रैल से ही शुरू है। तो दोनों बैच जो है 7 अप्रैल से शुरू हैं। आप लोग इससे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे संपर्क करें। प्रश्न हमारा है कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार यदि एक हाथ से अधिकार प्रदान करते हैं तो दूसरे हाथ से उन्हें छीन भी लेते हैं, कथन का परीक्षण करें। बहुत शानदार प्रश्न है और बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो और विश्वास मानिए कि यहाँ से हर 2-3 साल के बाद एक बार ये प्रश्न आ ही जाता है। आयोग का बड़ा प्रिय प्रश्न है। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे करना है। तो इसमें क्या कह रहा है कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, मतलब संविधान में जो मौलिक अधिकार हमको मिला है हम लोगों को, तो क्या है कि यदि वे एक हाथ से अधिकार प्रदान करते हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो वो हमें अधिकार प्रदान करते हैं, लेकिन दूसरे हाथ उन्हें छीन भी लेते हैं। तो यहाँ 2 डायमेंशंस देखना है। अधिकार प्रदान करते हैं इसको बताना, और कैसे हुए अधिकार जो है वो फिर छीन जाते हैं इसको बताते हुए फिर आपको जो है एक निष्कर्ष देना है। ठीक है, मतलब परीक्षण करना है। तो बताइए कि भारत संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों के मूल अधिकार का प्रावधान है। तो भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार का प्रावधान है। आप लोग पीटी में खूब रटे होंगे, तो उसी फैक्ट का यहाँ स्मार्ट तरीके से प्रयोग कर लीजिए। यह अधिकार मूल इसलिए है क्योंकि यह व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। भाई मूल अधिकार क्यों कहा गया? तो इसलिए क्योंकि यह व्यक्ति के पूर्ण अधिकार के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। इस पर अमेरिकी संविधान का प्रभाव है। तो जो ये मूल अधिकार हमने लिए हैं, तो इस पर किस संविधान का प्रभाव है? तो मूल अधिकार आप लोगों ने पीटी में पढ़ा होगा कि अमेरिका के संविधान का प्रभाव है। तो देखिए, ऐसे ही पीटी के फैक्ट से जो है आपने कितना शानदार तरीके से भूमिका लिखी। मतलब आपने तथ्य भी दे दिया और एक 15-20 शब्दों में बहुत शानदार भूमिका लिखी। फिर संविधान जहां एक तरफ नागरिकों के मूल अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था करता है, तो संरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट। तो ये दोनों ऐसे प्रावधान हैं जिनके द्वारा क्या होता है कि संविधान जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो दूसरी ओर इन पर युक्त प्रतिबंध भी लगाता है। मतलब वही कि एक हाथ से आपको अधिकार देता है और आपके अधिकारों के संरक्षण की भी व्यवस्था है आर्टिकल 32 में और आर्टिकल 226 में, लेकिन फिर इस पर युक्त प्रतिबंध भी लगाता है। तो वो देखिए कैसे, जैसे संविधान का अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 मूल अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट दे दीजिए कि कैसे हमारे मूल अधिकार जो है वो सुरक्षित है। तो उनकी व्यवस्था कहाँ की गई है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में। फिर राज्य का कोई कानून यदि किसी भी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन करता है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। तो न्यायपालिका का ये जोर होता है कि सरकार, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कोई ऐसा कानून ना बनाए जो व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन करता हो। इसलिए न्यायपालिका को मूल अधिकारों का क्या कहा जाता है? तो संरक्षक कहा जाता है। ठीक है, किंतु मूल अधिकार असीमित नहीं है। राज्य समय एवं परिस्थिति के अनुसार इन पर प्रतिबंध भी लगाता है।
तो वही है कि ठीक है, आपको अधिकार तो दिए गए, लेकिन ये असीमित नहीं है, इस पे युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे कहाँ लगाया जा सकता है? तो राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता की सुरक्षा तथा लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 19(1) की 6 स्वतंत्रताओं पर युक्त प्रतिबंध लगाया गया है। मतलब भाई राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को देखते हुए जो अनुच्छेद 19(1) में है, जो 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे कुछ समय तक ये था कि आप जम्मू कश्मीर में घर नहीं खरीद सकते थे, तो ये आपकी आज़ादी का, तो भाई ये आपकी आज़ादी का हनन था, क्योंकि भारत के नागरिक हैं, आपको तो कहीं भी अबाध रूप से आने जाने की अनुमति होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां आप लोग के लिए रिस्ट्रिक्टेड होता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में जो इनर लाइन परमिट होती है, वहाँ बिना आप अनुमति के नहीं जा सकते। अब आप अगर ये कहेंगे सर ये तो हमारा देश है, हमारा मौलिक अधिकार है कि हम कहीं भी जाएं, तो आपको मिला तो है, ठीक है, लेकिन उसमें देखा गया कि कहीं आपका ये कृत्य राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरा तो नहीं दे रहा है, तो इसीलिए आपको उन क्षेत्रों में जाने से रोक दिया गया। इसी तरीके से अनुच्छेद 22 के तहत आप देखेंगे कि जो निवारक निरोध माने आप समझ ही रहे होंगे कि बिना सुनवाई और दोष सिद्ध के हिरासत में ले लेना का प्रावधान है। तो आप कहेंगे कि भाई ये कैसी आज़ादी, कि यहाँ तो संदेह के ही आधार पे व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता और 3 महीना तक तो वो उसका कुछ भी नहीं हो सकता, कोर्ट भी उसमें कुछ नहीं कर सकती, जिसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को अनुच्छेद 22(1) और अनुच्छेद 22(2) के तहत प्राप्त गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। मतलब वैसे तो आपको ये अधिकार है कि अगर कोई आपको किसी भी धारा के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो पहली बात तो आपको कारण बताना होगा, फिर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रस्तुत करना होगा। लेकिन अगर निवारक निरोध की तरह आप गिरफ्तार हुए उसके तहत, तो आपको क्या होगा कि न तो आपको कोई कारण बताया जाएगा, न तो आपको वकील से मिलने दिया जाएगा, न तो आप कोर्ट में जमानत के लिए कोई याचिका दायर कर सकते हैं। मतलब आप पूरी तरीके से एजेंसियों की कैद में रहेंगे 3 महीने तक, और 3 महीनों के बाद अगर एजेंसियों को लगेगा तब फिर आप छूट के आएंगे। तो समझ लीजिए कि यहाँ कैसी आपके स्वतंत्रता पर जो है वो प्रश्न चिन्ह उठता है। फिर आपातकाल में देखेंगे कि 2021 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को राष्ट्रपति अस्थायी रूप से निलंबित कर सकता है। मतलब फंडामेंटल राइट्स आपके हैं, लेकिन अगर आपातकाल है, देश में आपातकाल वाली स्थिति है, तो आर्टिकल जो 20 और 21 में जो प्रावधान है उनको छोड़ करके बाकी सारे जो मूल अधिकार हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, तो वो निलंबित हो जाएंगे। कुछ निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन में मूल अधिकारों को समाप्त किया गया। सोचिए कि जो हमारे निदेशक तत्व हैं उनको उनकी कुछ चीज़ों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों को जो है वो समाप्त किया गया। जैसे संपत्ति को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके क्या किया गया, पहले संपत्ति मूल अधिकार था, लेकिन ये नीति निदेशक तत्वों में जो समानता का कॉन्सेप्ट है उसके ये विपरीत था। तो इसीलिए इसको क्या किया गया, इसे कानूनी अधिकार जो है बनाया गया मूल अधिकार से हटा करके, कि मतलब राज्य चाहेगी तो अगर आप बहुत ज़्यादा संपत्ति अर्जित किए हैं तो ये नहीं कह सकते कि तो हमारा मूल अधिकार है, हम चाहे जितनी संपत्ति अवैध रूप से अर्जित करें। यदि आप गलत तरीके से अर्जित करेंगे तो राज्य आपकी संपत्ति को छीन भी सकती है, और वैसे भी आपकी संपत्ति को छीन सकती है। यदि राज्य को लगे कि देश में आपातकाल है, देश की स्थिति खराब है, तो आपके बैंक में जो आपने अकाउंट में खूब पैसा रखा है वो भी सरकार जो है वो ले सकती है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो सोचिए कि आपका अधिकार यहाँ क्या रह गया। फिर 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया जो मूल अधिकारों पर एक सीमा आरोपित करते हैं। तो जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो मूल कर्तव्य आया वो भी कहीं न कहीं मूल अधिकारों को की भूमिका को क्या करते हैं, वो सीमित करते हैं। ठीक है, तो आप इसको भी बताइए। इसी प्रकार अनुच्छेद 34 में प्रावधान है कि सैन्य शासन मतलब मार्शल लॉ के स्थापित होने पर मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे जब मार्शल लॉ या सैन्य शासन लागू हो जाता है किसी क्षेत्र में, तो वहाँ क्या है कि वहाँ व्यक्ति के अधिकार ख़त्म हो जाते हैं। मतलब आपको निर्देश दिया जाता है कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है,
तो घर से बाहर आप नहीं निकल रहे हैं, और ये आप नहीं, आपका पूरा शहर नहीं निकल रहा, कर्फ्यू ग्रस्त तरीके से आप घर में नज़रबंद है, तो ये सारी चीज़ें आप के साथ हो रही हैं। तो भाई मूल अधिकार में तो ये नहीं है। मूल अधिकार में तो आप जो है शांतिपूर्ण तरीके से बाहर आप मिल सकते हैं, समागम कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन फिर अगर मार्शल लॉ लागू है तो आप ये सब चीज़ें भी शांतिपूर्ण तरीके से भी बाहर नहीं निकलने देंगे। अगर आप निकलेंगे तो गोली मारने का आदेश होता है। तो आपको विरोधाभास दिख रहा होगा कि कैसे मूल अधिकार हमें अधिकार तो देता है, लेकिन दूसरे में उसी में उस अधिकार को जो है वो छीनने का भी प्रयास संविधान के द्वारा किया गया। और छीनना तो थोड़ा नकारात्मक शब्द होगा, मतलब ये है कि आप जो है तार्किक बने रहिए, आप जो है देश से ऊपर नहीं है। अगर देश की ज़रूरत रहेगी तो आपके अधिकारों का हनन किया जा सकता है, क्योंकि अधिकार जो है वो देश से ऊपर नहीं होते, देश की एकता अखंडता से बढ़ कर के नहीं होते, इसीलिए ऐसा प्रावधान किया गया। इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत का संविधान जहां नागरिकों को उनके विकास के लिए मूल अधिकारों की व्यवस्था करता है और उनके संरक्षण की गारंटी देता है, मतलब मूल अधिकारों की व्यवस्था किया, फिर उनके संरक्षण की गारंटी दिया। कहाँ दिया? हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था के नाम पर युक्त निर्बंधन भी लगाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें दी गई है, लेकिन जहाँ बात राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति की आएगी तो इन्हें युक्त निर्बंधित किया गया। और ऊपर मैंने कारण बताया कि मतलब कहाँ कहाँ उदाहरण दे करके। इसलिए कुछ आलोचकों का कहना है कि संविधान एक हाथ से मूल अधिकार देता है तो दूसरे अधिकार से छीन लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो विशेष परिस्थितियों में आपसे छीना जाता है, वो भी तब जब आपसे गलती हो या आप राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लीन हो या देश में आपातकाल वाली स्थिति बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत अच्छा प्रश्न था और मुझे बड़ा भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से न केवल आपको एक मॉडल उत्तर मिला होगा, बल्कि भूमिका निष्कर्ष कैसे लिखनी, सारी चीज़ें आप यहाँ समझ पाए होंगे। बैच के बारे में तो मैंने चर्चा करी दी है, तो अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया ज़रूर ज्वाइन करें। इसका नंबर है 7303307507, आप संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ आपको डेली प्रश्न दिए जाएंगे, आप लिख करके दिखाएंगे, उनका मूल्यांकन होगा, जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी, फिर आपको मॉडल उत्तर भी इसी तरीके से दिए जाएंगे, ठीक है। और सबसे अंतिम में, यदि आप अभी तक हमारे इन सब लिंक्स नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन करें। एक तो हमारा टेलीग्राम है @समृद्धि IAS ऑफिशियल, बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है हमसे जुड़े रहने के लिए। साथ ही साथ 2 हमारे यूट्यूब के चैनल है, एक तो जिससे अभी हम आप रूबरू हैं, समृद्धि IAS का यूट्यूब चैनल, दूसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल। ये हमारा व्यक्तिगत चैनल है, लेकिन व्यक्तिगत कहने का मतलब ये है कि यहाँ भी मैंने तमाम क्वेश्चन ही कराए हैं आपके जानकारी के लिए। तो ऐसे में दोनों चैनल बहुत उपयोगी हैं। अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, लाइक करें, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें, इससे हमारा एक मनोबल बढ़ता है और हमको एक प्रोत्साहन भी आपके द्वारा मिलता है। साथ ही साथ अधिक जानकारी के लिए, हमारे किसी बैच से जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए 7303307507 पे आप जो है संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।